क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसा ट्राइब था जिसके नाम को जानबूझकर भुला दिया गया, जो कभी हमारे देश में आया, पर आज हम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो क्या आप तैयार हैं उस सीक्रेट स्टोरी को जानने के लिए जो स्कूल की किताबों में कभी नहीं पढ़ाई गई? वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं ऋतु प्रिया और आप देख रहे हैं वर्ल्ड फैक्ट्स। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की वो कहानियाँ जिन्हें या तो छुपा दिया गया या फिर वक्त के साथ भुला दिया गया। तो चलिए अब चलते हैं उस कहानी की ओर। जैसे स्कूल में हमने मौर्य वंश के बारे में पढ़ा, गुप्त वंश की बातें की, लेकिन क्या आपने कभी शकस का नाम सुना है? ज्यादा चांसेस हैं कि नहीं सुना होगा, और अगर कहीं नाम सुना भी है तो शायद यूं ही निकल गया होगा, जैसे कोई बैकग्राउंड कैरेक्टर जिसकी स्टोरी कभी प्रॉपरली एक्सप्लेन ही नहीं की गई। अब इंटरेस्टिंग बात सुनो। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये लोग घुसपैठिए थे, इन्वेडर्स थे, बाहर से आए और भारत की शांति भंग कर दी। लेकिन कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि ये भारत के रक्षक बने। इन्होंने ना सिर्फ यहाँ की संस्कृति को अपनाया, बल्कि कई जगहों पर खुद को हिंदुस्तान का हिस्सा बना लिया। कंफ्यूज हो गए ना? असल में आज से करीब 2000 साल पहले सेंट्रल एशिया के घने पहाड़ों और रेगिस्तानों के बीच से एक मिस्टीरियस ट्राइब निकली। एक ऐसा कबीला जो समय के साथ साथ बारबेरियंस कहे जाने लगा, लेकिन जिनकी हकीकत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। इनका नाम था शक। अब सोचो, कोई ट्राइब इतनी दूर से चलकर भारत तक पहुंचती है, कई बड़े एम्पायर से टकराती है और फिर किसी कहानी की तरह धीरे धीरे गायब हो जाती है। इतिहास में इनके बारे में जिक्र तो है, लेकिन इतना कम, जैसे जानबूझकर इनकी कहानी को दबा दिया गया हो। क्यों? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि ये आउटसाइडर थे, या फिर इसलिए क्योंकि इनकी कहानी एक ऐसी सच्चाई थी जो किसी को फेस नहीं करनी थी? शकस ने भारत में क्या किया, कैसे किया, और वो कौन सी वजहें थी जिनकी वजह से इनका नाम याद रखने लायक नहीं समझा गया? यही है वो सच जो अब हम अनकवर करने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक फॉरगॉटन ट्राइब की बात नहीं है, ये उस मिसिंग पजल की तलाश है जो शायद भारत के इतिहास का पूरा चेहरा बदल सकती है। भाषा में, अपने रीति रिवाजों में, लेकिन हम जानते तक नहीं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ था, क्योंकि हमें कभी बताया ही नहीं गया कि जो चीजें हमें अपनी लगती हैं उनके पीछे कोई और कहानी भी हो सकती है। अब सोचो, आज के मॉडर्न डीएनए टेस्ट और सेंचुरीज पुराने हिस्टोरिकल टेक्स्ट जब इन दोनों को साथ रखकर डिकोड किया गया, तो जो बातें सामने आई वो किसी थ्रिलर से कम नहीं थी। इन शकस का असर सिर्फ एंशिएंट इंडिया तक सीमित नहीं रहा, उनका इन्फ्लुएंस आज भी हमारे ब्लड में, हमारी कल्चर में, हमारी थिंकिंग में सबटली बसा हुआ है। और यही तो सबसे बड़ा शौक है। हम उन्हें भूल चुके हैं, लेकिन वो हमें छोड़कर नहीं गए। तो अब सवाल उठता है, क्या आप रेडी हैं? क्योंकि अब जो बातें सामने आएंगी वो किसी स्कूल की हिस्ट्री बुक में नहीं मिलेंगी। ये वो सच्चाइयाँ हैं जो डस्टी आर्काइव्स और जेनेटिक कोड्स के पीछे छुपी थीं। अब वक्त है उन रहस्यों को जानने का जो हमारे सामने होते हुए भी इनविजिबल रहे। शकास कौन थे, वो यहाँ कैसे पहुँचे, और उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनकी लेगेसी आज भी हमारे साथ है? ये सब रिवील होने वाला है, बिल्कुल लेयर बाय लेयर। बस इसी रहस्यमयी सफर की ये है शुरुआत, उनके नाम से। शका, ये शब्द सुनने में जितना छोटा है, इसके पीछे की हिस्ट्री उतनी ही बड़ी और घुमावदार है। सबसे पहले इसका जिक्र मिलता है एंशिएंट आयरेनियन रिकॉर्ड्स में, जहां इन्हें साका कहा गया है। अब दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त ये नाम किसी एक जाति या रेस के लिए नहीं था, बल्कि उन सारे ट्राइब्स के लिए यूज होता था जो सेंट्रल एशिया के उत्तर और पूर्व में रहते थे और जिनकी जिंदगी नोमैडिक यानी घुमक्कड़ थी। संस्कृत टेक्स्ट में भी इनका जिक्र शका के नाम से होता है, और ये उन्हें MLH या बाहर से आए हुए लोग कहा जाता था, मतलब जो हमारी सभ्यता के दायरे से बाहर थे। और वहीं दूसरी तरफ ग्रीक हिस्टोरियंस भी इनका जिक्र करते हैं, लेकिन अपने अंदाज में। उनके लिए ये लोग थे एक वाइल्ड और वॉरियर ट्राइब, जिनकी पहचान थी तेज घोड़े, लंबी यात्राएं और बिना किसी स्थायी ठिकाने की जिंदगी। अब सोचो, इतने अलग अलग सोर्सेज, इतने अलग नाम, लेकिन सब एक ही ट्राइब की ओर इशारा कर रहे थे। एक ऐसा समूह जो सिर्फ एक रेस नहीं, बल्कि एक मूवमेंट था। इनका कोई फिक्स्ड एड्रेस नहीं था। ये लोग रहते थे खुली जमीनों पर, बड़े बड़े मैदानों में। जहां नजर जाती थी वहीं इनका घर बन जाता था। नोमैडिक लाइफ इनके लिए बस एक लाइफस्टाइल नहीं, सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी। घोड़े इनकी जिंदगी के सेंटर में थे। जैसे आज हमारे पास बाइक या कार होती है, वैसे इनके पास तेज और ट्रेन्ड हॉर्सेस होते थे, जो न सिर्फ सफर के काम आते थे, बल्कि लड़ाई में भी सबसे बड़ी ताकत थे। शकास के बच्चे बचपन से ही घुड़सवारी सीखते थे। तीर चलाना, भाला फेंकना, तेजी से कैंप शिफ्ट करना, ये सब उनके लिए रोजमर्रा की बात थी। इनके पास कोई लग्जरी नहीं थी, कोई पैलेस नहीं, कोई शहर नहीं, सिर्फ टेंट, हथियार और तेजी से बदलती हवा की दिशा। वो चलते थे हमेशा ग्रुप में,
पूरा ट्राइब एक साथ। किसी जगह ज्यादा समय रुकना उन्हें पसंद नहीं था। ये लोग शिकारी भी थे और कुछ हद तक पास्टोरलिस्ट्स यानी जानवर पालने वाले भी। उनके पास बड़े बड़े भेड़ों और बकरियों के झुंड होते थे और जहां हरियाली दिखती थी वहीं कुछ दिन रुक जाते थे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, उनका कोई परमानेंट लीडर नहीं होता था। अलग अलग क्लैन्स होते थे और हर क्लैन की अपनी पहचान। यानी ये लोग एक ऑर्गेनाइज्ड एम्पायर नहीं थे, लेकिन फिर भी इतने कोऑर्डिनेटेड थे कि पूरी दुनिया इन्हें एक डर के नाम से जानती थी। उनकी रेपुटेशन थी तेज, अनप्रेडिक्टेबल और खतरनाक। और शायद यही वजह थी कि बड़े बड़े सेटल्ड एम्पायर्स जैसे कि पर्शियन, ग्रीक और बाद में इंडियन डायनेस्टीज इनसे डरते थे। ये कोई ऐसा खतरा नहीं था जो सामने खड़ा हो और खत्म हो जाए। ये तो हवा की तरह आते थे, आग की तरह फैलते थे और फिर कहीं खो जाते थे। तो जब हम कहते हैं कि शकास एक ट्राइब थे, तो असल में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मोबाइल सिविलाइजेशन की जिसकी अपनी लैंग्वेज थी, अपने नियम थे और अपना वे ऑफ लाइफ जो किसी भी मॉडर्न किंगडम से कम नहीं था। अगर ये वीडियो सुनकर आपको लगा कि हिस्ट्री में जो हमें बताया गया है वो पूरी कहानी नहीं थी, तो यकीन मानिए अगली कड़ी और भी ज्यादा चौंकाने वाली होने वाली है। जब शकास ने इंडिया में एंट्री ली तो सब कुछ बदल गया। अगली वीडियो में जानेंगे उनके पहले टकराव और कैसे उनका सामना हुआ इंडियन डायनेस्टीज से। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर देखना। और अगर ये कहानी सुनते हुए आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो बस लाइक कर दो। अब कोई ये ना समझे कि शकास सिर्फ जंगलों में घूमने वाले बिना डायरेक्शन वाले खाना बदोश थे। हाँ, वो नोमैडिक थे, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड नहीं। असल में वो उतने ही फियर्स वॉरियर्स थे जितने कि किसी भी रॉयल आर्मी के सिपाही। लेकिन जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती थी वो थी उनकी प्लानिंग और डिसिप्लिन। मतलब सोचो, एक ट्राइब जो लगातार मूव कर रहा है, जिसका कोई परमानेंट कैपिटल नहीं है, फिर भी हर फाइट में इतने कोऑर्डिनेटेड और स्ट्रेटेजिक होते थे कि बड़े बड़े राजवंश भी इनके सामने टिक नहीं पाते थे। इनकी लड़ाई की स्टाइल थी लाइटनिंग फास्ट अटैक्स। ये भारी भरकम आर्मर्स और लॉन्ग फॉर्मेशंस में नहीं लड़ते थे, बल्कि स्मॉल मोबाइल यूनिट्स में फाइट करते थे, एकदम गेरिला टैक्टिक्स जैसे। इनके वॉरियर्स छोटे छोटे ग्रुप्स में बंटे होते और हर ग्रुप को एग्जैक्ट पता होता कि किस वक्त क्या करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई ऑर्डर्स का वेट नहीं। उनका मेन वेपन होता था हॉर्सबैक आर्चरी, मतलब चलती घोड़ी से तीर चलाना, और वो भी इतनी सटीकता से कि दुश्मन के पास बचने का कोई चांस नहीं होता। अब इतने डेंजरस और एजाइल फाइटर्स जब एक साथ हमला करते थे तो सामने वाला कुछ समझे उससे पहले ही सब खत्म हो चुका होता। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, जितना वो बाहर से वाइल्ड दिखते थे, अंदर से उतने ही ऑर्गेनाइज्ड और विजनरी थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें मिलता है एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस और सिक्कों में। अब देखो, कोई ट्राइब अगर सिर्फ लूटपाट करने के लिए आए तो वो शायद नाम भी छोड़कर न जाए, लेकिन शकास, उन्होंने अपने राजा, साल, भाषा और सिंबल्स को कॉइन्स पर छापा। उनके सिक्कों में इंस्क्रिप्शंस होते थे बिलिंगुअल, एक तरफ ग्रीक और दूसरी तरफ ब्राह्मी या खरोस्ती स्क्रिप्ट। मतलब ये लोग न सिर्फ मिलिट्री पावर रखते थे, बल्कि वो अपने आइडेंटिटी को भी कॉन्शियसली प्रिजर्व कर रहे थे। कुछ सिक्कों में उनके शासकों के नाम मिलते हैं, जैसे मोइस, एजिस और रुद्रादमन, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। इन सिक्कों से हमें उनके रिलीजियस बिलीफ्स, उनके आर्ट स्टाइल्स, यहाँ तक कि उनके पॉलिटिकल सिस्टम तक का आइडिया मिलता है। और इंस्क्रिप्शंस, जूनागाद इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रादमन, जो एक रॉक पर खुदा हुआ है, वो न सिर्फ शाका पावर को एस्टैब्लिश करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, जल प्रबंधन और एडमिनिस्ट्रेशन पर कितना काम किया था। अब जरा सोचो, एक ट्राइब जो कभी घोड़ों पर दुनिया घूम रही थी, अब वो वाटर टैंक्स बनवा रही है, लैंग्वेज प्रिजर्व कर रही है और सोफिस्टिकेटेड इकोनॉमी चला रही है। यानी ये सिर्फ लड़ाके नहीं थे, ये एक इवॉल्विंग सिविलाइजेशन थे जो हर जमीन को अपना घर बना लेते थे। और शायद यही रीजन था कि शकस कभी कंप्लीटली खत्म नहीं हुए। उन्होंने खुद को हर जगह एडजस्ट किया और हर जगह अपनी पहचान छोड़ गए। जहां माइक्रोस्कोप और डीएनए टेस्ट हमारी आंखों से ज्यादा देख सकते हैं, आज हम जहां खड़े हैं वहां इतिहास सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि जीन्स से भी लिखा जा रहा है। और यहीं आता है एक नाम, R101A। अब ये कोई मिस्टीरियस कोड नहीं है, बल्कि एक ऐसा वाई डीएनए हैप्लोग्रुप है जो आज भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट, सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप में पाए जाने वाले लाखों मर्दों में कॉमन है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका लास्ट नेम किसी एंसेस्ट्री की तरफ इशारा करता है, वैसे ही डीएनए का ये पैटर्न हमें बताता है कि सेंचुरीज पहले आपके पूर्वज कहाँ से आए होंगे। अब चौंकाने वाली बात ये है
भारतीय जाट, राजपूत और कई सेंट्रल एशियन एथनिक ग्रुप्स, इन सभी में ये R1A1A पैटर्न काफी प्रोमिनेंटली पाया गया है। मतलब? और यही तो सबसे बड़ी ट्विस्ट है। कई मॉडर्न रिसर्चर्स का मानना है कि शाकास और अरियंस दोनों की ओरिजिन एक ही ब्रॉडर इंडो आयरेनियन नोमैडिक कल्चर में हुई थी। दोनों की भाषा, लाइफस्टाइल और इवन धार्मिक सिंबल्स में स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज मिलती हैं। अब यहाँ एक माइंड ब्लोइंग सवाल उठता है। अब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स तो थोड़ा मौन है इस सवाल पर, लेकिन जेनेटिक्स चुप नहीं है। डीएनए के मार्कर्स हमें बताते हैं कि इंडो एरियन और सेंट्रल एशियन ट्राइब्स के बीच जेनेटिक ओवरलैप बहुत ज्यादा है, इतना कि बाउंड्रीज ऑलमोस्ट ब्लर हो जाती हैं। और यही वजह है कि आज जब कोई राजपूत या जाट लड़का डीएनए टेस्ट करवाता है तो रिजल्ट्स कई बार उसे उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान या सदर्न रशिया की एंसेस्ट्री से जोड़ देते हैं। तो फिर ये सवाल उठना लाजमी है, क्या हमारी टेक्स्ट बुक्स ने किसी बहुत गहरी कनेक्शन को ओवर सिंप्लीफाई कर दिया? क्योंकि हिस्ट्री को जब पॉलिटिक्स की आंखों से नहीं बल्कि जीन्स और लैंग्वेज की रोशनी में देखा जाता है तो हमें ये समझ आता है कि फॉरेनर और नेटिव के बीच की रेखा कभी उतनी सीधी नहीं होती जितनी हमें पढ़ाई गई थी। तो अब जब आपको ये पता चल गया कि शकास कोई रैंडम घुसपैठिए नहीं थे बल्कि शायद हमारे ही जेनेटिक कजिन्स थे, तो सोचिए जब वो भारत पहुंचे थे तब क्या हुआ होगा। किन राजवंशों से उनका टकराव हुआ, कैसे उन्होंने न सिर्फ सरवाइव किया बल्कि कई हिस्सों पर राज भी किया, और सबसे दिलचस्प, एक आउटसाइडर कैसे बन गया भारतीय इतिहास का हिस्सा। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां हम जानेंगे व्हेन और हाउ शकस केम टू इंडिया। अगर आपको ये कहानी एंगेजिंग लगी हो तो लाइक जरूर करिए। अब तक हमें लग सकता है कि शकस ने इंडिया की ओर रुख किया क्योंकि उन्हें यहाँ की सोना चांदी वाली जमीनें लुभा रही थी, लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा हार्श और कॉम्प्लिकेटेड है। शकस के भारत आने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, सर्वाइवल। सेंट्रल एशिया, जहां शाकस की ओरिजिन मानी जाती है, यानी आज का कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और आसपास के ड्राई ग्रासलैंड्स, वहां लगभग 2000 साल पहले एक ऐसा एनवायरमेंटल क्राइसिस शुरू हो चुका था जिसने नोमैडिक ट्राइब्स की नींव हिला दी थी। क्लाइमेट रिकॉर्ड्स और एंशिएंट लेक स्टडीज से पता चलता है कि उस वक्त सेंट्रल एशिया में लंबे ड्राउट्स यानी सूखा पड़ना कॉमन हो गया था। बारिश कम हो रही थी, पानी के सोर्सेज सूख रहे थे और ग्रासलैंड्स, जो कि घोड़ों और मवेशियों के लिए लाइफलाइन होती हैं, वो बंजर होती जा रही थी। अब सोचो, एक पूरी ट्राइब जो घोड़ों पर चलती है, हुज इकोनॉमी, फूड और पूरी कल्चर ही नोमैडिज्म और लाइव स्टॉक पर टिकी है, वो कैसे सरवाइव करती? उन्हें नए पास्चर्स की जरूरत थी, नई जमीनें जहां घास हो, पानी हो और अपने लोगों के लिए एक नई जिंदगी शुरू की जा सके। और बस यहीं से शुरू हुआ उनका मूवमेंट साउथ और वेस्ट की तरफ। लेकिन एनवायरमेंटल प्रेशर ही अकेला रीजन नहीं था। उधर ईस्ट में एक और जायंट खड़ा हो रहा था, हैन एम्पायर ऑफ चाइना। हैन डायनेस्टी उस दौर की सबसे ऑर्गेनाइज्ड और एग्रेसिव एम्पायर्स में से एक थी। उन्होंने नॉर्दर्न और वेस्टर्न फ्रंटियर्स पर मिलिट्री कैंपेन्स चलाकर कई नोमैडिक ट्राइब्स को फोर्सफुली पुश करना शुरू किया। शकस, जो उस वक्त कई स्मॉलर ट्राइब्स में बंटे हुए थे, जैसे कि सकास, मैसेजेते और सिथियंस, इन सबको हान एक्सपेंशन की वजह से अपनी जमीनें छोड़नी पड़ी। और ये कोई रैंडम माइग्रेशन नहीं था, ये एक चेन रिएक्शन था। जब हैन एम्पायर ने एक ट्राइबल ग्रुप को पश्चिम की ओर धकेला तो वो दूसरे वीकर ग्रुप से लड़कर उसकी जमीन ले लेते और फिर वो ग्रुप अगले को आगे धकेल देता। और इस डोमिनो इफेक्ट में शकास धीरे धीरे साउथ वेस्ट की तरफ बढ़ते गए, पहले बैक्ट्रिया, फिर अफगानिस्तान और आखिर में इंडिया की ओर। तो अगर कोई कहे कि शकास इन्वेडर्स थे, टेक्निकली वो सही है, लेकिन अगर आप पूछें उन्होंने इन्वेड क्यों किया, तो जवाब है क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा था। वो आ रहे थे क्योंकि उनकी जमीनें सूख रही थीं और शक्तिशाली एम्पायर्स उन्हें अपनी सीमाओं से बाहर फेंक रही थीं, और यही डेस्परेशन धीरे धीरे बन गई कॉन्क्वेस्ट। अब सवाल ये है, इतनी लंबी यात्रा करके शकास इंडिया ही क्यों आए? सेंट्रल एशिया से निकलकर उनके पास और भी तो रास्ते थे। वेस्ट की तरफ ईरान जा सकते थे या फिर साउथ ईस्ट की ओर किसी और जमीन पर कब्जा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंडिया को चुना और इसकी वजह बहुत साफ थी। उस दौर का इंडिया, यानी लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व का इंडियन सबकॉन्टिनेंट, एक बेहद फर्टाइल, रिच और पॉलिटिकली फ्रैगमेंटेड लैंड था। पानी भरपूर, जमीन उपजाऊ और सबसे जरूरी एक ऐसी सिविलाइजेशन जो उस वक्त कई छोटे छोटे राज्यों में बंटी हुई थी। मतलब ना कोई एक स्ट्रॉन्ग रूलर, न सेंट्रलाइज्ड पावर, बस एक मोज़ेक ऑफ किंगडम्स जो अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। शकास के लिए ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। जहां वो आए थे वहां की जमीनें सूख रही थी, पर यहाँ की मिट्टी सोना उगलती थी। वहाँ की जिंदगी नोमैडिक स्ट्रगल थी, पर यहाँ एग्रीकल्चर बेस्ड सिटीज में एक सेटल्ड और प्रॉस्परस फ्यूचर दिखता था। एसीन 9 इनिशियल रेड्स। शुरुआत में शकास ने छोटे छोटे रेड्स किए, जैसे किसी नए इलाके को टेस्ट करने के लिए पहले हल्की दस्तक दी जाती है। एसीन 10 लाइटनिंग फास्ट कैवलरी,
ये रेड्स तेज और अचानक होते थे। घोड़ों पर लाइटनिंग फास्ट कैवलरी, विलेजेस पर हमला, रिसोर्सेज पर कब्जा और फिर वापसी। सीन 11, रियलाइजेशन एंड सेटलमेंट। लेकिन जब उन्हें ये एहसास हुआ कि रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है और भारत की ज़मीन सिर्फ लूट के लिए नहीं बल्कि सेटलमेंट के लिए परफेक्ट है, तब उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने यहीं रुकने का फैसला किया। अब शाका सिर्फ इन्वेडर्स नहीं रहे, वो बनने लगे सेटलर्स। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि यही वो मोड़ था जहाँ से शकास ने इंडियन कल्चर को अब्जॉर्ब करना शुरू किया। भारतीय भाषाएं सीखी, स्थानीय परंपराएं अपनाई और धीरे धीरे पॉलिटिकल सिस्टम में घुसते चले गए। उन्होंने अपने लिए छोटे छोटे राज्य बनाए, जैसे कि वेस्टर्न क्षात्रपास, जो बाद में भारत के वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हुए। और इस तरह एक ट्राइब जो कभी सेंट्रल एशियन घास के मैदानों में भटक रही थी, अब गांगा प्लेन्स और डेक्कन प्लेटो में अपने शहर बसा रही थी। लेकिन यहाँ रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब असली ट्विस्ट तो ये है, शकास ने इंडिया में आकर सिर्फ जगह नहीं ली, उन्होंने इतिहास बदल दिया। अब जरा सोचिए, कोई दूर देश से आता है, घोड़े पर सवार होता है, हथियार साथ लाता है, गांव पर हमला करता है और फिर वहीं बस जाता है। आप उसे क्या कहेंगे? सीन 3, इन्वेडर और रेफ्यूजी। इन्वेडर या फिर कोई ऐसा रेफ्यूजी जिसे जिंदा रहने के लिए लड़ना पड़ा। शकास को अक्सर टेक्स्ट बुक्स में एक आउटसाइडर के रूप में दिखाया गया, जैसे कि वो भारत पर चढ़ दौड़े थे किसी लालच या सत्ता की भूख में। लेकिन अगर हम पीछे जाकर उस समय के हालात को समझें तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। जैसा कि हमने पहले देखा, सेंट्रल एशिया में शाकों की जमीन सूख रही थी, हैन एम्पायर उन्हें बाहर धकेल रहा था और उनके पास कोई होमलैंड नहीं बची थी। वो भागे नहीं, उखाड़ दिए गए थे। जिस तरह आज के दौर में युद्ध या ड्राउट के कारण लोग अपना देश छोड़कर रेफ्यूजी बनते हैं, ठीक वैसी ही सिचुएशन उस वक्त शकास की थी। हाँ, उनकी एंट्री वायलेंट थी, लेकिन उसका कारण ग्रीड नहीं था, कंपल्शन था, सर्वाइवल का फाइट था। अब इसमें फर्क है, अगर कोई सत्ता के लिए इन्वेड करता है तो वो उसे डोमिनेशन की तरह चलाता है, और शकास ने भी यही किया। उन्होंने सिर्फ कब्जा नहीं किया, उन्होंने शादी ब्याह किए, स्थानीय परंपराओं में घुले और धीरे धीरे खुद को इंडियन पहचान में ढाल लिया। उनके सिक्कों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें मिलती हैं। उनके शासकों ने संस्कृत टाइटल्स अपनाए और यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों के नाम भी भारतीय परंपरा के हिसाब से रखे। अब सोचिए, अगर वो सिर्फ इन्वेडर्स होते तो क्या ऐसा करते? हिस्टोरी ये भी बताती है कि लोकल रूलर्स और शाका चीफ्स के बीच रिश्ते सिर्फ तलवार से नहीं, राजनीति और साझेदारी से भी बने। तो हाँ, वो शुरुआत में एग्रेसिव थे, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें जगह चाहिए थी, एक नया घर चाहिए था। और इसी वजह से कई मॉडर्न हिस्टोरियंस उन्हें सिर्फ इन्वेडर्स नहीं बल्कि क्लाइमेट रेफ्यूजीज और डिस्प्लेस्ड वॉरियर्स भी मानते हैं, जिन्हें इतिहास ने सिर्फ तलवार के आईने में देखा, दर्द के पर्सपेक्टिव से नहीं। तो अब जब आपको ये पता चल गया कि शकास कोई रैंडम घुसपैठी नहीं थे बल्कि शायद हमारे ही जेनेटिक कजिन्स थे, तो सोचिए, जब वो भारत पहुंचे थे तब क्या हुआ होगा? किन राजवंशों से उनका टकराव हुआ? कैसे उन्होंने न सिर्फ सरवाइव किया बल्कि कई हिस्सों पर राज भी किया? और सबसे दिलचस्प, एक आउटसाइडर कैसे बन गया भारतीय इतिहास का हिस्सा? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां हम जानेंगे व्हेन और हाउ शकास केम टू इंडिया। अब सवाल ये उठता है, शकास इंडिया कब आए? मतलब कोई वेग अनुमान नहीं, एक ठोस टाइमलाइन चाहिए ना। तो रिकॉर्ड्स बताते हैं कि पहली बार शकाओं का ऑर्गेनाइज्ड इन्वेजन इंडिया में करीब 176 BCE के आसपास हुआ था। ये कोई अचानक उठकर आ गया हमला नहीं था, इसके पीछे सालों की भूख, संघर्ष और डिस्प्लेसमेंट की कहानी छुपी थी। दरअसल उस वक्त एक डोमिनो इफेक्ट चल रहा था। पहले यूएजी ट्राइब्स को शियोंगनू ने धक्का दिया, फिर यूएजी ने साकस यानी शकाओं को सेंट्रल एशिया से बाहर निकाल दिया, और इसी प्रेशर चेन के चलते शकास धीरे धीरे पश्चिम की ओर खिसकते गए और आखिर में उनके कदम भारत की सरहदों तक आ पहुंचे। 176 BCE के आसपास शकाओं का पहला रिकॉर्डेड क्लैश हुआ इंडो ग्रीक टेरिटोरीज से, जो उस वक्त भारत के नॉर्थ वेस्ट में फैले हुए थे। अब यहाँ हमें एक और नाम जानना जरूरी है, डिमिट्रियस वाइन, जो इंडो ग्रीक एम्पायर का राजा था। शकास ने इस एम्पायर की कमजोरियों को पहचान लिया था, फ्रैगमेंटेड रूल, अंदरूनी संघर्ष और कमजोर मिलिट्री कोऑर्डिनेशन। बस यहीं से उन्होंने अपने इन्वेजन की शुरुआत की। लेकिन ये इन्वेजन कोई एक दिन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि डेकेड्स तक चलने वाला एक ग्रेजुअल पावर शिफ्ट था। शकास छोटे छोटे टुकड़ों में आए, गुटों में बंटे हुए, कोई सिंध में उतरा, कोई पंजाब में। कुछ ने बैक्ट्रिया से होकर नॉर्दर्न इंडिया की ओर एंट्री ली और धीरे धीरे लोकल रूलर्स को पीछे धकेलते गए। उनकी स्ट्रैटेजी एकदम अलग थी, सीधा खुला युद्ध नहीं बल्कि गेरिला स्टाइल एडवांसमेंट, क्विक रेड्स और फिर छोटे छोटे सेटलमेंट्स। और हर जगह वो अपनी पहचान छोड़ते गए, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स और लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस जो आज भी आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिलते हैं।
इसी 176 BCE से अगले 100 सालों तक शाकास ने सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, बल्कि धीरे धीरे अपनी रूट्स भारत में जमानी शुरू की। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब जो होने वाला था वो था शकाओं का पॉलिटिकल राइज, यानी हाउ दे बिल्ट रियल पावर इन इंडियन सॉइल। शाकास की इंडिया में एंट्री हो चुकी थी। रेड से लेकर सेटलमेंट्स तक का सफर वो तय कर चुके थे। लेकिन अब उन्हें सिर्फ जमीन नहीं चाहिए थी, उन्हें शासन चाहिए था। और तभी इतिहास के पन्नों में आता है एक नाम, माओइस, जिसे भारतीय स्रोतों में मोगा भी कहा गया। लगभग 85 BCE, यानी आज से 2100 साल पहले, माओस वो पहला शक शासक था जिसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अपनी पॉलिटिकल पावर स्थापित की। अब जरा सोचिए, एक आउटसाइडर ट्राइब का आदमी भारत की उस जमीन पर राजा बन बैठता है जहां पहले इंडो ग्रीक रूलर्स का बोलबाला था। हाँ, माओस ने सिर्फ शकों को भारत में लीड नहीं किया, उसने इंडो ग्रीक पावर को हराकर खुद को राजा घोषित किया। उसका एम्पायर गांधारा, आज का पाकिस्तान, टैक्सिला और मथुरा तक फैला हुआ था। मतलब उस वक्त वो पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया का सबसे पावरफुल शासक था। लेकिन माओस को सिर्फ लड़ाइयों से नहीं पहचाना जाता, बल्कि उसकी पहचान एक स्ट्रेटेजिक विजनरी की थी। उसके सिक्कों को देखिए, ग्रीक और इंडियन सिंबलिज्म का एकदम परफेक्ट फ्यूजन मिलता है। एक तरफ ग्रीक स्क्रिप्ट्स में उसका नाम होता था और दूसरी तरफ इंडियन देवताओं की मूर्तियां। इसका मतलब माओइस्ट जानता था कि उसे रूल सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि लोकल पॉपुलेशन के दिलों से करना है। उसने खुद को सिर्फ राजा नहीं, बल्कि महाशासक, ग्रेट किंग कहलवाया। और यही वो मोमेंट था जब शाकास एक फुली रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पावर बन गए। अब तक जो लोग नोमैडिक थे, अब वो लॉ बना रहे थे, शहर बसवा रहे थे और कॉइन्स पर अपना नाम खुदवा रहे थे। माओस ने ना सिर्फ इंडो ग्रीक रूल को कमजोर किया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि शाकास सिर्फ आउटसाइडर्स नहीं, बल्कि अब इंडिया के स्टेक होल्डर्स बन चुके हैं। माओस ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक शक सत्ता की नींव रख दी थी। लेकिन एम्पायर बस एक राजा से नहीं बनता, उसे फैलाने के लिए चाहिए एक पूरा विजन। और यही विजन लेकर शाकास धीरे धीरे बढ़े, सिंध की तरफ, फिर पंजाब और फिर गुजरात तक। लेकिन ये एक्सपेंशन किसी ब्लिट्जक्रीग की तरह तेज नहीं था। ये था एक स्लो एंड स्ट्रेटेजिक इन्फिल्ट्रेशन, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई नदी चुपचाप अपनी दिशा बदलती है और पूरी घाटी पर छा जाती है। शाकास ने लोकल रूलर्स को मिलिट्री से हराने के साथ साथ पॉलिटिकल अलायंसेस भी बनाए। उन्होंने सत्ता हथियाई, लेकिन लोगों की संस्कृति को अपनाया। सिंध और पंजाब ने उन्होंने पुराने इंडो ग्रीक सिस्टम्स को हटाया नहीं, बल्कि उसे अपने रूल में अब्जॉर्ब किया। उनके कॉइन्स पर ग्रीक स्क्रिप्ट्स और इंडियन मोटिव्स दोनों मौजूद थे। मतलब वो अपने आप को लोकल कल्चर से अलग नहीं दिखाना चाहते थे, और यही उनकी ताकत थी। वो सिर्फ बाहर से आए रूलर नहीं रहे, वो धीरे धीरे इंडिया के अंदर से एक इंडियन पावर बनते गए। अब बारी थी गुजरात की, जो उस समय न सिर्फ इकोनॉमिकली रिच था, बल्कि स्ट्रेटेजिकली भी एक गेटवे जैसा था, कोस्टल ट्रेड के लिए परफेक्ट। शाकास ने गुजरात में वेस्टर्न क्षात्राप्स की शुरुआत की, एक ऐसी रीजनल पावर जिसने शक साम्राज्य को अगले 300 सालों तक जिंदा रखा। मतलब ये एक्सपेंशन एक टेम्परेरी रेड नहीं था, ये एक प्लान्ड माइग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन था। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे उनकी आइडेंटिटी भी इवॉल्व होती गई, नोमैड से रूलर्स और फिर इंडियनाइज्ड डायनेस्टीज। अब तक शाकास पंजाब से लेकर गुजरात तक अपनी पकड़ बना चुके थे। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ सिर्फ जमीन के लिए नहीं होती, सम्मान और पहचान के लिए होती हैं। और इंडो साइथियन रूल की कहानी ठीक वैसी ही है। देखिए, इंडो साइथियंस शब्द में ही दो आइडेंटिटीज छुपी हुई हैं। एक तरफ इंडो यानी इंडियन कॉन्टेक्स्ट, और दूसरी तरफ सीथियन यानी सेंट्रल एशियन स्टेप की रूट्स। तो असल में इंडो साइथियन पावर भारत में बसे शाका रूलर्स का एक साम्राज्य था, जिन्होंने अपने सेंट्रल एशियन पास्ट को इंडियन टेरेन में मिला दिया। अब ये सिर्फ कॉन्क्वेस्ट नहीं था, ये था एक कल्चरल एंड पॉलिटिकल फ्यूजन। और इसमें सबसे बड़ा नाम सामने आता है रुद्रदामन आई का। हाँ, वही जिसने संस्कृत में लिखा गया पहला रॉयल इंस्क्रिप्शन बनवाया था, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। अब सोचिए, एक आउटसाइडर ट्राइब जो कभी घोड़ों पर घूमती थी, अब भारत की सबसे एंशिएंट क्लासिकल लैंग्वेज में खुद की महानता लिख पा रही थी। रुद्रदामन न सिर्फ शकों का सबसे इन्फ्लुएंशियल किंग था, बल्कि वो इंडो सिथियन रूल का सबसे पॉलिश्ड वर्जन भी था। वॉरियर भी, स्कॉलर भी और एडमिनिस्ट्रेटर भी। उसने इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश किया, डैम रिपेयर्स, इरिगेशन कैनाल्स और ट्रेड रूट्स को रिस्टोर किया। मतलब इंडो सिथियंस अब सिर्फ राज नहीं कर रहे थे, वो एक नया समाज खड़ा कर रहे थे, जहाँ शका आइडेंटिटी और इंडियन कल्चर का मेल हो रहा था। और यही वजह है कि उनकी पहचान इन्वेडर्स से हटकर अब कंट्रीब्यूटर्स की तरह बनने लगी। उनका कैलेंडर सिस्टम, कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस
आज भी इंडियन आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स का एक अहम हिस्सा है। और शायद सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडो-सेथियन रूलर्स ने कभी फॉरेन किंग्स बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने खुद को भारत का हिस्सा माना, अपने टाइटल्स, भाषा और प्रतीकों तक को लोकल फ्लेवर दिया। ये राइज सिर्फ एक डायनेस्टी का नहीं था, ये एक पूरी नोमैडिक कल्चर का मेटामॉर्फोसिस था, जो लड़ाई से शुरू हुआ था लेकिन एक सभ्यता में बदल गया। तो अब तक हमने देखा कि कैसे शाका सेंट्रल एशिया से निकले, सिंध, पंजाब और गुजरात तक फैले और फिर इंडो-सेथियन रूलर्स बनकर एक पूरी लेगेसी छोड़ गए। लेकिन असली सवाल ये है, क्या उनकी कहानी यहीं खत्म हो जाती है या फिर आज भी हम उनके निशानों को अपने खून और पहचान में ढो रहे हैं? नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे, क्या आज के जाट, राजपूत और मराठा शकास की खोई हुई संतानें हैं? अगर ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो एक लाइक ठोक दो। हर एम्पायर की एक पीक होती है और एक ऐसा मोड़ भी आता है जहां से गिरावट शुरू होती है। शकस ने भारत के पश्चिमी हिस्से में अपना रूल एस्टैब्लिश किया, कल्चर को अडेप्ट किया और रीजनल पावर्स को भी डोमिनेट किया। लेकिन उसी दौरान एक दूसरी ताकत धीरे धीरे उभर रही थी, गुप्ता एम्पायर। अब गुप्तास कोई रैंडम डायनेस्टी नहीं थे, ये थे वो लोग जिन्होंने क्लासिकल इंडियन सिविलाइजेशन को एक नया मुकाम दिया। आर्ट, साइंस, लिटरेचर और वॉरफेयर सब कुछ एक साथ ग्रो हो रहा था। और फिर आया वो नाम, चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य। इतिहास में अगर कोई रूलर शकास के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर आया तो वो यही थे। कहानी शुरू होती है वेस्टर्न इंडिया से, जहां अभी भी वेस्टर्न क्षत्राप्स की सत्ता चल रही थी, जो माउस की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन गुप्ता रूलर्स को साफ पता था, अगर उन्हें भारत की अखंड सत्ता चाहिए तो शकास को हटाना ही पड़ेगा। तो चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य ने प्लान तैयार किया और एक सिस्टमैटिक मिलिट्री कैंपेन शुरू किया मालवा और गुजरात जैसे इलाकों पर। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये एक सिविलाइजेशनल क्लैश था। एक तरफ थे शकास, जो अब इंडियनाइज्ड हो चुके थे लेकिन उनके रूट्स बाहर के थे, और दूसरी तरफ थे गुप्तास, जो खुद को भारत की लेजिटिमेट रूलर्स के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे थे। और धीरे धीरे चंद्रगुप्ता ने वेस्टर्न क्षत्रप रूलर्स को हराना शुरू किया। सबसे बड़ी जीत मानी जाती है रुद्रसिम्हा तेतरा की हार, जो आखिरी वेस्टर्न क्षत्रप रूलर थे। उनकी हार के साथ ही शाका एम्पायर का अंतिम कर्टन गिर गया। अब न उनके कॉइन्स मिंट हो रहे थे, न रॉयल इंस्क्रिप्शंस निकल रहे थे, और जो कभी इंडो-साइडियन पावर थी वो सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई। लेकिन एम्पायर का अंत एक हार नहीं था, बल्कि एक ट्रांजिशन था, क्योंकि शक रूलर्स भले हार गए, उनकी कल्चरल इम्प्रिंट मिटी नहीं। वो अब इंडियन डीएनए, ट्रेडिशंस और लेजेंड्स का हिस्सा बन चुके थे। आज भले हमें ये एक पवित्र नगरी लगे, महाकाल के दर्शन का केंद्र, लेकिन एक जमाना था जब ये शाका एम्पायर का शाइनिंग कैपिटल हुआ करता था। यहाँ से वेस्टर्न क्षत्राप्स ने अपने सिक्के चलाए, इंस्क्रिप्शंस लिखवाए, और यही शहर उनकी सत्ता का आखिरी स्ट्रॉन्ग होल्ड भी बना। लेकिन समय एक जगह नहीं टिकता, और जब चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य का दबाव बढ़ा तो सबसे बड़ा झटका शकास को 395 एडी में लगा, जब उज्जैन पर गुप्ता एम्पायर का कंट्रोल पूरी तरह से स्थापित हो गया। अब बात सिर्फ टेरिटरी की नहीं थी, ये डिफीट सिंबॉलिक भी थी, क्योंकि उज्जैन सिर्फ शक सत्ता की राजधानी नहीं था, वो उनके आखिरी सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक सेंटर के रूप में भी जाना जाता था। इसी शहर में शाका रूलर्स ने अपनी सबसे सुंदर संस्कृत इंस्क्रिप्शंस बनवाई थी। यही वो जगह थी जहां से उन्होंने खुद को भारतीय आइडेंटिटी में मर्ज करना शुरू किया था। लेकिन जब 395 एडी में गुप्ता फोर्सेस ने इसे अपने अधीन कर लिया तो सिर्फ एक शहर नहीं टूटा, बल्कि एक पूरी लेगेसी टूट गई। उज्जैन के पतन के साथ ही शका आइडेंटिटी का ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल रूप पूरी तरह से खत्म हो गया। अब ना कोई क्षत्रप बचा, ना कोई राजवंश जो कॉइन्स पर अपना नाम खुदवाता हो। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, शाकास भले सत्ता से मिट गए, लेकिन उनकी पहचान ब्लड लाइन्स, जातियों, लोकल ट्रेडिशंस और लैंग्वेज सिस्टम्स में सर्वाइव करने लगी। उज्जैन से शुरू हुआ उनका पॉलिटिकल डाउनफॉल उन्हें भुला तो गया, पर मिटाया नहीं जा सका। कई बार कोई साम्राज्य बाहर से नहीं टूटता, वो अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। जिस समय गुप्तास धीरे धीरे उनके इलाकों पर कब्जा कर रहे थे, उसी वक्त शक सत्ता के अंदर शुरू हो गया था फ्रैगमेंटेशन। वेस्टर्न क्षत्रप रूलर्स जो कभी एक यूनाइटेड डायनेस्टी की तरह काम करते थे, अब छोटे छोटे इलाकों में डिवाइडेड हो गए थे। हर एक लोकल सेट्राप खुद को राजा समझने लगा था। राज्य का कोई एक केंद्र नहीं रहा, ना कोई क्लियर सक्सेशन प्लान, ना कोई यूनाइटेड मिलिट्री फ्रंट। एक ही डायनेस्टी के अंदर पावर स्ट्रगल शुरू हो गई, और उस केओस में गुप्तास को मौका मिल गया डिवाइड एंड कॉन्कर का। लेकिन इसकी एक और पैरेलल कहानी भी चल रही थी, जो शायद डिफीट से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लोकल एसिमिलेशन की कहानी।
शकास ने भारत में आकर सिर्फ तलवार नहीं चलाई, वो यहाँ के धर्म, संस्कृति और जीवन शैली का हिस्सा भी बनने लगे थे। उनके कॉइन्स पर संस्कृत भाषा आने लगी, नाम इंडियन तरीके से रखे जाने लगे, जैसे चाश्ताना, रुद्रदामन। उनके बच्चों की भाषा बदल गई थी और धर्म भी। कुछ बुद्धिज्म की ओर मुड़ गए, कुछ हिंदू ट्रेडिशंस को अपनाने लगे और कई जगह उन्होंने खुद को क्षत्रिय तक घोषित करवा लिया। ये वो रेयर मोमेंट था जहाँ इन्वेडर धीरे धीरे नेटिव बन गए। उनकी लड़ाइयाँ भले हार गईं, लेकिन उनके नाम गांवों, जातियों और फैमिली लिनेजेस में जिंदा रहे। रुद्रदामन जैसे रूलर्स आज भी हिस्ट्री में एक ऐसे राजा के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने सबसे पहले प्योर संस्कृत इंस्क्रिप्शन लिखवाया था। तो जब आप आज किसी को जाट, राजपूत या गुर्जर लिनेज में अपने एंसेस्टर्स को शाका कहते सुनते हैं, तो ये कोई मिथ नहीं, बल्कि उसी असिमिलेशन की असली निशानी है। उन्होंने भले क्राउन खोया हो, पर रूट्स जमाकर चले गए। कभी कभी कोई संस्कृति युद्ध से नहीं हारती, वो खुद को धीरे धीरे भुला बैठती है। जब लड़ाई हारने लगी, राजधानी हाथ से निकलने लगी और सत्ता टुकड़ों में बंटने लगी, तब उन्होंने एक और रास्ता चुना, रिश्तों का रास्ता। उन्होंने लोकल इंडियन फैमिलीज से शादी करना शुरू किया, न सिर्फ सर्वाइवल के लिए, बल्कि इस जमीन को ट्रूली अपना बनाने के लिए। शाका प्रिंसेस ने राजपूत, क्षत्रिय और कभी कभी ब्राह्मण फैमिलीज में विवाह किया। इंडियन रूलर्स भी पॉलिटिकल अलायंसेस के लिए इन रिश्तों को स्वीकार करने लगे। धीरे धीरे वो फैमिलीज जो कभी फॉरेनर्स मानी जाती थी, अब लोकल बनती चली गई। उनके बच्चों ने न तो शक भाषा सीखी, न शक रीति रिवाज। वो बोले संस्कृत या प्राकृत में। उन्होंने पूजा की लोकल देवताओं की और उन्होंने अपनाया इंडियन ड्रेस, नेम्स और धर्म। कुछ ही पीढ़ियों में जो लोग कभी सेंट्रल एशिया के वॉरियर नोमैड्स हुआ करते थे, अब पूरी तरह से इंडियन सोशल फैब्रिक का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन यही उनका सबसे बड़ा पैराडॉक्स बना। जैसे जैसे उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत की, वैसे वैसे उनकी पहचान मिटती चली गई। अब कोई उन्हें शक नहीं कहता था। वो जाट बन गए, राजपूत या गुर्जर क्लैंस। उनके सिक्के अब नहीं चलते थे, पर उनकी ब्लड लाइन जिंदा थी। ये वो मोमेंट था जब इन्वेजन एक इंटीग्रेशन बन गया। बस डीएनए में, सरनेम्स में और फॉरगॉटन ट्रेडिशंस में वो साइलेंटली जिंदा रह गए। कभी आपने सोचा है कि असली जीत किसकी होती है? शकस भले ही अपनी पॉलिटिकल पावर खो चुके थे, लेकिन उनके डीएनए, सोच और सिंबल्स इंडियन सोइल में रच बस चुके थे। उनकी एक नई पहचान बनी, इंडियनाइज्ड शाकस की। शाका कला अब बुद्धिस्ट केव स्कल्पचर्स में दिखने लगी। शक राजा रुद्रदामन का संस्कृत में बना जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन वो अपने राज दरबारों में वैदिक स्कॉलर्स को बुलाने लगे और खुद को प्राउडली कहने लगे क्षत्रिय। उनके रिचुअल्स इंडियन हो गए। उनकी आर्किटेक्चर में बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों एलिमेंट्स दिखने लगे। आपको देखने पड़ते हैं वो कल्चरल फिंगरप्रिंट्स जो उन्होंने इंडियन इतिहास के हर कोने में छोड़ दिए। शकास हारकर भी मिटे नहीं, बल्कि बदल गए। शायद इसी को कहते हैं कल्चरल कॉन्क्वेस्ट विदाउट ब्लडशेड। अगर आपको ये हिडन हिस्ट्री पसंद आई तो अभी लाइक कीजिए। अगले एपिसोड में हम उठाएंगे उस रहस्य का पर्दा, क्या जैट्स, राजपूत्स और गुर्जर्स वाकई शकस की लेगेसी हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड मिस मत करिएगा, क्योंकि जो इतिहास किताबों में नहीं मिला वो यहाँ मिलेगा, खून और पहचान की पीक। वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं वर्ल्ड फैक्ट्स, जहां हम लाते हैं आपके लिए वो कहानियां जो इतिहास की किताबों से गायब कर दी गई या फिर वक्त की धूल में कहीं गुम हो गई। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने मिलकर खोदी एक भूली हुई परत, जिसमें सेंट्रल एशिया से आने वाली एक मिस्टीरियस ट्राइब थी, शकस। कभी इन्वेडर्स कहे गए तो कभी प्रोटेक्टर्स, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। हमने जाना कि शक कौन थे, वो भारत क्यों आए, क्या वो लड़ने आए थे या बसने, और कैसे एक विदेशी नाम धीरे धीरे इंडियन मिट्टी में घुलता गया। अगर आपने वो एपिसोड्स मिस कर दिए हैं, कोई बात नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखिए, क्योंकि आज हम उसी सफर की आखिरी लेकिन शायद सबसे खास कड़ी पर पहुंचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जहां हम जानेंगे क्या शकास सच में इतिहास से मिट गए थे या वो आज भी हमारे सरनेम्स, जीन्स और कल्चर में चुपचाप जिंदा है। क्योंकि हर एम्पायर का एक शिखर होता है और फिर एक ढलान भी, जहां युद्ध खत्म हो जाते हैं लेकिन कहानियां शुरू होती हैं। तो 2000 साल पहले जो ट्राइब सेंट्रल एशिया से निकली थी, जो कभी इन्वेडर्स कहलाई, कभी रूलर्स जो कभी डर से देखी गई, कभी सम्मान से, क्या वो आज भी हमारे बीच है? शायद हाँ, लेकिन किसी झंडे या तलवार के साथ नहीं, बल्कि खून, नाम और परंपरा के रूप में। आज के नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे इलाकों में कई कम्युनिटीज खुद को शका एंसेस्ट्री से जोड़ती हैं। सबसे प्रोमिनेंट नाम आता है जाट्स और राजपूत्स का। बहुत सारे हिस्टोरियंस और जेनेटिक रिसर्चर्स मानते हैं कि मॉडर्न डे जेट क्लैंस जैसे सहारान, दहिया, मलिक,
या कुछ राजपूत ब्रांचेस जैसे परमार, चौहान, उनकी रूट शक या इंडो-सिथियन लिनेज से जुड़ी हो सकती है। डीएनए स्टडीज में R1A1 एक जीन मार्कर जो सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप की स्टेप पॉपुलेशंस में पाया जाता है, वही पैटर्न कई इंडियन कास्ट्स में भी देखा गया है, खासकर नॉर्थ वेस्ट बेल्ट में। मतलब हो सकता है कि आपके जीन्स में भी थोड़ा सा शक वॉरियर बह रहा हो, जिसे कभी हॉर्स राइडिंग, बो विल्डिंग नोमैड एंसेस्टर्स ने कैरी किया था। लेकिन ये कनेक्शन सिर्फ जीन्स तक सीमित नहीं है। कई लोकल लेजेंड्स, फोल्क सॉन्ग्स और इवन विलेज ट्रेडिशंस में ऐसे एलिमेंट्स दिखते हैं जो इंडियन नहीं बल्कि स्टेप ट्रेडिशंस से इंस्पायर्ड लगते हैं। खासकर जो मार्शल वैल्यूज हैं, ऑनर, ब्रेवरी, क्लैन लॉयल्टी, वो आज भी कुछ कम्युनिटीज में उसी शुद्धता से बची हुई हैं जैसे वो एक वॉरियर ट्राइब से आई हों। इंडियन मिलिट्री में डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई रिप्रेजेंटेशन होना जाट और राजपूत कम्युनिटीज का, कई लोग इसे भी उनके वॉरियर पास्ट से जोड़ते हैं। पर यही नहीं, लैंग्वेज में भी ट्रेसेस दिखते हैं। कई लोकल डायलेक्ट्स में ऐसे शब्द और बोलियां मिलती हैं जो इंडो आयरेनियन भाषाओं से मिलती जुलती हैं। इतिहास में ये लाइंस ब्लरी होती हैं, पर एक बात तो साफ है, शकस कंप्लीटली खत्म नहीं हुए। वो हमारे भीतर सरवाइव कर रहे हैं, हमारे थॉट पैटर्न्स, कस्टम्स और सरनेम्स में। इतिहास ने उन्हें भले ही भुला दिया हो, पर वो कभी गए नहीं थे। वो आज भी हैं, हमारी पहचान के अदृश्य हिस्से की तरह। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ खून या नाम ही नहीं, हमारे रिचुअल्स, पहनावा और शौक तक में शाका कल्चर की छाया आज भी जिंदा है। शुरुआत करते हैं एंशिएंट रिचुअल से। आज भी नॉर्थ इंडिया के कई ग्रामीण इलाकों में शादी, जन्म या युद्ध पूजा जैसे मौकों पर ऐसे रस्में होती हैं जहां घोड़े की पूजा, तलवार को प्रणाम या कभी-कभी अग्नि के बजाय सूर्य को साक्षी मानकर शपथ लेना देखा जाता है। ये सब सीधा कनेक्शन बनाते हैं उस एंशिएंट स्टेप कल्चर से जहां सूर्य और अग्नि सुप्रीम फोर्सेस मानी जाती थीं, और ये परंपराएं शाका जैसे सेंट्रल एशियन ट्राइब्स से भारत में आईं। अब बात करें हॉर्स कल्चर की। शकास का तो पूरा जीवन ही घोड़े की पीठ पर चलता था। नोमैड्स थे वो, मोबिलिटी उनका सबसे बड़ा हथियार था। आज भी राजस्थान, हरियाणा और गुजरात की कई कम्युनिटीज घोड़े को सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि स्टेटस और एंसेस्ट्री का प्रतीक मानती हैं। राजपूत शादियों में घुड़चाधी या जाट फैमिलीज में घोड़े को दूल्हे से भी ज्यादा सजाना, ये सब सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि सेंचुरीज ओल्ड कल्चरल मेमोरी है। अब आइए एक सरप्राइजिंग डिटेल की तरफ। ज्वेलरी डिजाइन्स। गुजरात, राजस्थान और सिंध रीजन में कई पारंपरिक गहनों के डिजाइन शका या साइथियन स्टाइल से मिलते हैं, जैसे हेवी मेटालिक बैंगल्स, ब्रॉड नोज रिंग्स और एनिमल मोटिव पेंडेंट्स, घोड़ा, शेर, बाज। इनमें से कई डिजाइन 2000 साल पुराने सिथियन बेरियल आर्टिफैक्ट्स से मिलते जुलते हैं, जिनमें इंट्रिकेट गोल्ड वर्क और बोल्ड ट्राइबल सिंबलिज्म होता था। और खास बात यह है कि ये डिजाइन मॉडर्न फैशन में भी सरवाइव कर रहे हैं, बस अब हम उन्हें एथनिक लुक कहते हैं। इतिहास की कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन जब बात खून की गहराई तक उतरती है तो कहानी बदल जाती है। आज की जेनेटिक्स यानी डीएनए मैपिंग ने हमें वो जवाब देने शुरू कर दिए हैं जो सदियों तक सिर्फ अटकलों में छिपे हुए थे। कई इंडिपेंडेंट जेनेटिक स्टडीज में ये सामने आया है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया की कम्युनिटीज, खासतौर पर जैट्स, राजपूत्स, गुर्जार्स और कुछ ब्राह्मण ग्रुप्स, उनमें एक खास डीएनए मार्कर बहुत कॉमन है, R1A1 हैप्लोग्रुप। अब ये R1A1 मार्कर कहाँ से आया? साइंस बताती है ये मार्कर लगभग 4000-5000 साल पुराना है। साल पहले यूरेशियन स्टेप से निकला था, वही इलाका जहां से शकास जैसे ट्राइब्स आए थे। इसी मार्कर के वेरिएंट्स आज भी मिलते हैं ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और साउदर्न रशिया में, ठीक उन्हीं इलाकों में जहां कभी साइथियंस और शकास का राज था। यानी जेनेटिक लेवल पर भी हमारा सेंट्रल एशिया से एक पुराना रिश्ता है। साल पहले यूरेशियन स्टेप से निकला था, वही इलाका जहां से शकास जैसे ट्राइब्स आए थे। इसी मार्कर के वेरिएंट्स आज भी मिलते हैं ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और साउदर्न रशिया में, ठीक उन्हीं इलाकों में जहां कभी साइथियंस और शकास का राज था। यानी जेनेटिक लेवल पर भी हमारा सेंट्रल एशिया से एक पुराना रिश्ता है। कुछ रिसर्चर्स तो यहाँ तक कहते हैं कि जैट और राजपूत कम्युनिटीज में पाया गया जेनेटिक पैटर्न कई मामलों में यूरोपियन और स्टेप एंसेस्ट्री से ज्यादा मैच करता है, बजाय साउथ इंडियन या द्राविडियन डीएनए पैटर्न्स के। मतलब हिस्ट्री बुक्स जो कहानियां बताती हैं, डीएनए उन्हें चुपचाप कंफर्म कर रहा है। इतना ही नहीं, डीएनए का एक और पहलू भी दिलचस्प है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो मां से संतान तक जाता है, वो भी कई मामलों में यूरेशियन मैटरनल लिंक्स दिखाता है। यानी शैका माइग्रेशन सिर्फ पुरुषों का नहीं था, बल्कि पूरे कम्युनिटीज ने मूव किया, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। और यहीं से एक पूरी सिविलाइजेशन ने इस लैंड को अपना घर बनाया, सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि जेनेटिक्स से भी। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या शकास हमसे जुड़े थे, सवाल ये है कि हम आज तक उनसे कितने जुड़े हुए हैं
और बिना जाने जीते आ रहे हैं। इतिहास सिर्फ म्यूजियम्स में नहीं होता, वो हमारे रोज के जीवन में सांस लेता है, बस हमें देखने की आदत नहीं रही। शकास की कहानी भी कहीं किताबों में बंद नहीं है, वो आज भी हमारे फेस्टिवल्स, पहनावे, बोलचाल और सोच में जिंदा है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखें। आपने राजस्थान या गुजरात के लोक नृत्यों में घोड़ों, तलवारों और वॉरियर पोजेस पर ध्यान दिया है? वो सिर्फ कला नहीं है, वो एक पुरानी नोमैडिक वॉरियर ट्रेडिशन की गूंज है। आपने राजस्थान या गुजरात के लोक नृत्यों में घोड़ों, तलवारों और वॉरियर पोजेस पर ध्यान दिया है? वो सिर्फ कला नहीं है, वो एक पुरानी नोमैडिक वॉरियर ट्रेडिशन की गूंज है। राजस्थान की कुछ फोक बैलेड्स में आज भी ऐसे वीरों की कहानी मिलती है जिनके नाम इतिहास में डॉक्यूमेंटेड नहीं, पर जिनकी शौर्य गाथाएं शाका वॉरियर्स जैसी लगती हैं। क्लैन प्राइड, ऑनर और एग्जाइल से वापसी की कहानी। अब बात करें पहनावे की। नॉर्थ वेस्ट इंडिया की महिलाएं जो भारी चांदी के गहने, ब्रॉड वेस्ट बेल्ट्स या घुंघरूदार कड़े पहनती हैं, उनकी शैली सरप्राइजिंगली मिलती है सिथियन बेरियल फाइंड से, जैसे उज्बेकिस्तान और सदर्न रशिया में पाए गए आर्टिफैक्ट्स। लैंग्वेज में भी असर है। बहुत सी लोकल डायलेक्ट्स में इसकी जगह या ख की जगह का प्रयोग, फोनेटिक पैटर्न्स कभी-कभी इंडो आयरेनियन भाषा प्रभाव की याद दिलाते हैं। और एक और सबटल लेकिन बहुत गहरी बात, नॉर्थ इंडिया में जो कबीलाई सोच, यानी हमारा गोत्र, हमारी बिरादरी, हमारा सम्मान, वो सीधे जुड़ती है क्लैन बेस्ड नोमैडिक सिस्टम से, जो शकास जैसे स्टेप ट्राइब्स में थी। मतलब आज भी जब कोई जैट या राजपूत अपनी क्लैन का नाम गर्व से लेता है या अपने एंसेस्टर्स की सोर्ड को पूजा जाता है, तो वो अननोविंगली एक फॉरगॉटन वॉरियर कल्चर को ऑनर कर रहा होता है। इतिहास की ये गूंजें हर जगह हैं, बस हमें सुनना आना चाहिए। कभी घोड़े की नाल की आवाज में, कभी शादी की शहनाई में, कभी किसी बूढ़े दादी की कहानी में शाकस आज भी बोल रहे हैं। कभी जोर से नहीं, बस धीमे लेकिन सच्चे। तो क्या आज भी भारतीय नसों में शकाओं का खून बहता है? ये सवाल सुनने में पोएटिक लगता है, पर इसमें साइंस, हिस्ट्री और आइडेंटिटी तीनों की परछाई है। डीएनए हमें साफ संकेत देता है। हाँ, शकाओं के जेनेटिक फुटप्रिंट्स आज भी मौजूद हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया की कई कम्युनिटीज में। जाट, राजपूत, गुर्जार और कुछ ब्राह्मण गोत्र जिनमें R1A1 हैप्लोग्रुप और स्टेपे एंसेस्ट्री के निशान दिखते हैं, वो सब मिलकर विस्पर करते हैं, तुम्हारे भीतर एक पुराना घुड़सवार अब भी सांस ले रहा है। लेकिन ब्लड सिर्फ बायोलॉजी नहीं होता, ब्लड एक सिंबल भी होता है, करेज का, बिलोंगिंग का और लेगेसी का। जब कोई अपनी मातृभूमि के लिए लड़ता है, जब कोई क्लैन के सम्मान के लिए खड़ा होता है, जब कोई कहता है मैं वॉरियर की औलाद हूँ, तो उसमें सिर्फ जीन्स नहीं बल्कि वो पुरानी फायर होती है जो कभी साइथियन स्टेप्स से चली थी और आज भारत की मिट्टी में रच बस गई है। इतिहास ने शकाओं को बारबेरियंस कहा, कुछ ने इन्वेडर्स कहा, कुछ ने उन्हें भुला दिया, लेकिन आइडेंटिटी मिटती नहीं, वो बदलती है, ढलती है और कई बार वो हम खुद बन जाते हैं बिना जाने। तो अगली बार जब आप किसी लोक गीत में तलवार की गूंज सुने या किसी बुजुर्ग को अपनी बिरादरी की शान बताते सुने, तो सोचिए शायद कहीं गहराई में वो शाका खून अब भी बह रहा है, नसों में नहीं, परंपराओं में, जवाबों में नहीं, सवालों में। तो ये थी कहानी एक ऐसे साम्राज्य की जो तलवारों के साथ आया था लेकिन दिलों में समा गया और वक्त के साथ इतना इंडियन हो गया कि आज हम उसे विदेशी मान ही नहीं सकते। तो ये थी कहानी एक ऐसे साम्राज्य की जो तलवारों के साथ आया था लेकिन दिलों में समा गया और वक्त के साथ इतना इंडियन हो गया कि आज हम उसे विदेशी मान ही नहीं सकते। शकास की कहानी बस यही नहीं बताती कि इतिहास में क्या हुआ, बल्कि ये भी सिखाती है कि कोई भी आउटसाइडर वक्त, संस्कृति और रिश्तों के सहारे हम का हिस्सा बन सकता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस नॉलेज को फैलाइए, लाइक जरूर कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप ऐसी हिडन हिस्ट्री पसंद करते हैं। शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जानें कि हम सबकी वेन्स में इतिहास कैसे बहता है। और अगर आप हमारे साथ ऐसे ही और फॉरगॉटन लेगेसीज को अनकवर करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए।